जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग NCERT से ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो BPSC TRE 3.0 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य सरकार प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 संख्या होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आंसर क्या होगा? 6 माह तक। आगे है, केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 आंसर हो जाएगा। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? आंसर विधायिका के अधीन। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाशनाथ काटजू रक्षा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R षणमुख सेठी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्री काल में कौन से नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो आंसर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में यह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के
प्रतिवेदन पे। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। तो इधर है आपका मंत्रिपरिषद, इधर मंत्रिमंडल। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। मंत्रिमंडल में इसके केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। इधर है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्य निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों को निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय के क्रियान्वयन का निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महान न्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम होता है भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड होता है भारत का महाधिवक्ता, इसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी किसकी विधि सलाहकार होते हैं? तो भारत सरकार के। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रत्यय पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो यह महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटन मानी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद है। आगे है भारत के
भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन थे? तो बी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन करने किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचयी निधि पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 51 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रिजाइनेशन किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वर्ष 1971 ईस्वी के जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किए जाते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? आंसर हो जाएगा 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्ति को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों के बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा? तो 2026 तक, यानी आपका 24 चल रहा है,
2 साल बाद यह सीट चेंज हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है, तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। संसद से संबंधित अनुच्छेद, संबंधित विषय वस्तु। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुच्छेद 83 में है संसद के सदन की अवधि, अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान एवं विघटन, अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण, अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, अनुच्छेद 90 में आपका राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, अनुच्छेद आपका 91 में सभापति के कर्तव्यों को निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, अनुच्छेद 52 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 95 में लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति की लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति, अनुच्छेद 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्पना विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 97 में सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 100 यानी 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता, अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हता न होते हुए भी अथवा निरअर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित रिजर्व है, तो किसमें है? मध्य प्रदेश में।
लोकसभा लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी एंग्लो इंडिया से 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो 2020 से नहीं हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो किस में है? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा में। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इससे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख आंसर हो जाएगा। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो सबसे बड़ा उन्नाव क्षेत्र हो जाएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा संबंध में भारित घोषित किया जाए। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? आंसर हो जाएगा किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा।
नया संसद भवन, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अनुसार बनाया गया था। के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार 3 द्वार हैं। इसमें राज्यसभा के में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त, 1980 से 1986। नरगिस दत्त कौन थी? तो संजय दत्त की माँ थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आंसर क्या होगा? आंसर आपको जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्चतम है? तो संविधान है। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पे। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट है, कोई विधेयक
धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। साधारण विधेयक है, इधर धन विधेयक हो गया। साधारण विधेयक इस लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति अनुमति आवश्यक नहीं है। इस राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इस राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इस मंत्री न प्रस्तुत किया हो। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। इधर धन विधेयक मनी बिल है। इसे केवल लोकसभा से प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संतुष्टि से पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति को कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किए जा सकते हैं, परंतु पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन में के सदस्यों से गठित की जा सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानून, विधेयक, लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा के विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है?
तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव से। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय का नियंत्रण, महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट का परीक्षण करना। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपने बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया है? आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर। वह वर्ष 1961 में हुई थी। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब तक सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। शून्यकाल की अवधि 1 घंटा हो सकती है। संसद में स्थगत प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की। सदन के कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।
उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाने लगा है? तो 26 जनवरी 1950 से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो आंसर 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर क्या होगा? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? आंसर 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 के 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। कितनी? 5 संख्या होनी चाहिए। आगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 24 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के विषय में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत
उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। थोड़ा ये पेज धुंधला लग रहा है। केंद्र एवं राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति मानी जाती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे कार्य सिद्धांत के बाद प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। नेक्स्ट है केरल सर्वोच्च न्यायालय में तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 हो जाएगा। भारत में संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। तो न्यायिक समीक्षा भारत की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन। भारतीय संविधान के संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसके संबंध में आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना से संबंधित शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124 के साथ में वर्णित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जा सकती है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.सी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। थोड़ा धुंधला ऐसे नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है। कानून मामला पर उच्चतम न्यायालय के किस परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद कितना है? तो 143।
अनुच्छेद 143 है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे इस तरह की अपनी जिंदगी के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाना है। यह धारण गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद कितना है आंसर? 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है? तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 132 हो जाएगा। सिविल विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 133 हो जाएगा। और आप आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 134 हो जाएगा। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील अनुच्छेद 136 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए किस व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष तक। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के एक कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और अगला टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से अनुसरण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हो जाएगा आंसर। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सांसद है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त माना लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17 वसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं और उन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200।
वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के योग्य होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। विश्वविद्यालयों के उप कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य के वित्त आयोग का भी गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय के राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निम्नलिखित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी के। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संशोधन के द्वारा स्थगित। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के लिए है। अनुच्छेद 154 राज्य के कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 153 है राज्यों के राज्यपाल। 154 है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 है आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य। 161 है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। अनुच्छेद 213 है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 233 है राज्यपाल द्वारा जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। अगला टॉपिक है आपका राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन सा नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्णतः बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और विषय वस्तु।
63 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। 164 में है राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। 166 में आपका हो जाएगा राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आंसर क्या होगा? गोवा। राज्य का विधान सभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका उच्च अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? आंसर हो जाएगा आपका 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? आंसर यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 से सांसद थी? विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या। राज्य सदस्य आंध्र प्रदेश में कितने सदस्य विधानसभा में? 175 सदस्य। असम में 126 सदस्य विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में 90 है। गुजरात में 182 सदस्य है और हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्य है। कर्नाटक में 224 सदस्य, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60 सदस्य, मिजोरम में 40 सदस्य हैं, ओडिशा में 147, राजस्थान में 200 सदस्य, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60 सदस्य और उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्य, बिहार में 243 सदस्य हैं, गोवा में 40 सदस्य हैं और हरियाणा में 90 सदस्य है। झारखंड में कितना है? 81 सदस्य, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288 और मेघालय में 60 सदस्य, नागालैंड में 60 सदस्य हैं, पंजाब में 117 सदस्य हैं और सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल में आपका 294 सदस्य है।
शासित प्रदेश दिल्ली 70 है, पुडुचेरी 30 सदस्य, जम्मू कश्मीर 90, प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद प्रत्यय कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय, नेक्स्ट टॉपिक है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई भी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधि वेत्ता। एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उसे लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर क्या होगा? 25। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। तो किसके? भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर क्या होगा? अधिकरण न्यायाधीश। निवारण निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। विषय वस्तु इधर अनुच्छेद हो गया। तो राज्यों अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 में आपका उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति अर्हताएँ। 218 में उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 में न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 243 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में, 224 के ए में उच्च न्यायालय से संबंधित उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में उच्च न्यायालयों की क्षेत्राधिकार। 226 में कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 के ए में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम की सर्वाधिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। 227 में उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति। 228 में है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का हस्तांतरण। 228 के ए में राज्य अधिनियम के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों विस्तार के लिए विशेष प्रावधान। 229 में पदाधिकारी एवं सेवक तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में। क्षेत्राधिकार है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य पीठ और खंडपीठ है कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, बम्बे, मुंबई। 1862 में महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव एवं गोवा। ये मुंबई में नागपुर, पणजी और औरंगाबाद खंडपीठ है। तीसरा मद्रास 1862 में, तमिलनाडु और पुडुचेरी मद्रास में। कर्नाटक 1884 कर्नाटक, बेंगलुरु। इलाहाबाद 1866 में राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, लखनऊ खंडपीठ। पटना 1916 में बिहार, पटना। जम्मू कश्मीर लद्दाख 1928 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ। पंजाब व हरियाणा 1966। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ गुवाहाटी 1948 में स्थापना हुआ। राज्य क्षेत्राधिकार है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल और अगरतला खंडपीठ। ओडिशा 1948 में ओडिशा, कटक। राजस्थान 1949 में राजस्थान, जोधपुर, जयपुर खंडपीठ। केरल 1956 में केरल, लक्षद्वीप, एर्नाकुलम केरल। गुजरात 1960 गुजरात, अहमदाबाद। दिल्ली में 1966 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में 1967 हिमाचल प्रदेश, शिमला। सिक्किम में 1975 सिक्किम, गंगटोक। छत्तीसगढ़ में 2000 ईस्वी छत्तीसगढ़ और बिलासपुर। उत्तराखंड में 2000 ईस्वी उत्तराखंड, नैनीताल। झारखंड में है 2000 ईस्वी झारखंड, रांची। मेघालय 2013 में मेघालय, शिलोंग हो गया। मणिपुर 2013 में मणिपुर, इम्फाल। त्रिपुरा 2013 में राज्य क्षेत्राधिकार त्रिपुरा हो गया। और कहाँ पे है? तो अगरतला में है खंडपीठ। तेलंगाना 2019 में तेलंगाना, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश 2019 में आंध्र प्रदेश, अमरावती।
7 केंद्र शासित विविध राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत है। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान को अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु को सर्किल खंडपीठ, धारवाड़ और गुलबर्ग। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। तो नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत है? तो मूल अधिकारिता। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। आज हम लोग एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं, आगे भी जारी रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी चैनल